नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, आज देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है और राजधानी रायपुर में भी पुलिस के वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को नमन किया गया। माना बटालियन में पुलिस स्मृति दिवस पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ पुलिस के आला अधिकारी और शहीदों के परिजन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उपस्थिति को सादर रेखांकित करते हैं। पीछे होगा। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मैं वीर शहीदों को सत सत नमन करती हूँ और उन्हें प्रदेश की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज के दिन हम पुलिस सेवा में शहीद हुए जवानों को याद करते हैं, जो अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। साथ ही हमें उन वीर जवानों की अप्रतिम शौर्य गाथा की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया है। अपने बहादुर साथियों से बिछड़ने की याद में भावुक होने का भी है। पुलिस या विभिन्न सुरक्षा बलों में तैनात जवान स्वयं की जान की परवाह किए बिना जनता और देश की हिफाजत के लिए समर्पित होते हैं। उनके जज्बे से ही समाज में उनका सम्मान सुनिश्चित होता है। इसलिए उनका कार्य रोजगार के अन्य अवसर से भिन्न अधिक प्रतिष्ठित होता है। मैं उन अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूं, जिन्होंने विभिन्न नक्सली एवं अन्य वारदातों में अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए अपने बलिदान दिए हैं। बहादुर शहीद जवानों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। खबर जगदलपुर से है, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, कोविड मरीज के शव को दफनाने के बाद घेरा शव स्थल को बांस से घेरा गया। कोविड वार्ड में भर्ती थी महिला, गांव वालों ने दफनाने से मना कर दिया। रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से दफनाया गया तो भारी हंगामा हुआ। इस दौरान जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, शव स्थल को बांस से घेर दिया गया। ग्रामीणों ने विरोध किया था। कोविड वार्ड में महिला भर्ती थी और कोविड की वजह से मृत्यु के बाद गाँव वालों ने महिला का शव दफनाने से मना कर दिया और उसके चलते उन्होंने बांस से पूरे गांव को घेर दिया। रेड क्रॉस सोसाइटी का ये पूरा मामला है। रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से महिला का शव दफनाया गया। तो जब से कोरोना की शुरुआत हुई है प्रदेश में कई बार ऐसा देखा गया है, जो ग्रामीण इलाके हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिन्हें लगता है कि कोरोना छुआछूत की बीमारी है, वे अक्सर ऐसा कर रहे हैं। जब भी कोविड की वजह से मृत मरीजों का जब शव दफनाने के लिए जाता है, अंतिम संस्कार के लिए जाता है, तो मना कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें डर है इस बात का कि हो सकता है कि उनके अंतिम संस्कार या उनके दफनाने की वजह से गांव में भी कोरोना फैल जाएगा। और यही कारण है कि भारी हंगामा देखने को मिला है। बांस से गांव को छेक लिया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से बाद में कड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव दफनाया जा सका। तो कोविड मरीज के शव को दफनाने के बाद ये घेरा गया, शव स्थल को बांस से घेर दिया गया। कोविड वार्ड में महिला भर्ती थी और कोविड की वजह से महिला की मृत्यु हुई और उसके बाद गांव वालों ने दफनाने से मना किया था। बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी। रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से महिला का शव दफनाया गया। तो ऐसी मानसिकता कई जगह देखने को मिली है, अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिली है। जैसा कि आपने देखा है कि जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना हो रहा है, कई ग्रामीण खुद आरक्षक बने हुए हैं। कोरोना की वजह से किसी को गांव में एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। यदि कोरोना की वजह से कोई बीमार है तो उस परिवार से खुद ब खुद दूरी बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक मानवता भी दिखानी है, क्योंकि जब शव अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं तो उन्हें मना किया जा रहा है। उन्हें डर है कि यदि यहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार होगा, कोरोना से मरीज जिनकी मौत हुई है, तो हो सकता है कि वो भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि विरोध किया जा रहा है। और संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं। विनोद, क्या ये डर था कि ग्रामीणों ने शव दफनाने से मना किया, इसका विरोध किया,
और कितनी मशक्कत करनी पड़ी रेड क्रॉस सोसाइटी को? देखिए, डर था और इसी वजह से इस तरह के विवाद बस्तर में लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी मामला 2 महीने पहले का था, जब एक शव को दफनाने के लिए, उसे अंतिम संस्कार करने के लिए परिजनों को लगभग 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ा था। तो लगातार प्रशासन जुटा हुआ है, रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग जुटे हुए हैं कि इस तरह के विवाद को शांत कराया जाए। और ये पूरा नगर नार का मामला है कि जो सस्पेक्टेड महिला थी उसकी मौत हो गई। जब उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो दफनाने का मामला था, क्योंकि बस्तर में ऐसे बहुत सारी समाज के लोग हैं जो शव को जलाते नहीं है, दफनाते हैं। क्योंकि मुक्तिधाम जो सरकारी है वहां पर जलाने की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की हुई है, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उन्हें उनके गाँव में ही भेजा जाता है दफनाने के लिए। ये विवाद जो है कल सामने आया जब इस शव को दफनाने की बात आ रही थी। लगातार जो है कोशिश की जा रही थी, ग्रामीण शव को दफनाने नहीं दे रहे थे। उसके बाद जिला उपाध्यक्ष है रेड क्रॉस के, उन्होंने समझाइश दी तो ग्रामीण इस बात के लिए राजी हुए कि जब भी कोई कोविड से मौत होती है अगर गांव में, तो उसी तरह से सुरक्षा घेरा बना करके शव को दफनाया जाएगा। और उसके पीछे जो एक आशंका है ग्रामीणों की कि लोग संक्रमित न हो जाए, मुख्य वजह यही है विरोध की जो लगातार देखने को मिल रही रीनू। और यही वजह है कि जब शव को दफना दिया गया तो ग्रामीणों ने शव का जो स्थल है उसको बांसों से घेर दिया गया। और दूसरी भी व्यवस्था की है कि अगर दोबारा ऐसी कोई परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो जितने भी शव वहां पर दफनाए जाएंगे, कुछ इसी तरह से शव को जो स्थल है उनको इसी तरह से घेरा जाएगा। जी विनोद, एक सवाल और है कि जब मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं तो इसका कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए कि ऐसा कुछ सोचा है नगर निगम ने या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? देखिए, जो नगर निगम सीमा क्षेत्र के इलाके हैं वहां पर नगर निगम ने जो मुक्तिधाम बने हुए हैं वहां पर व्यवस्था की है दफनाने से लेकर के जलाने से लेकर के। लेकिन जो ग्रामीण इलाकों के शव है, जाहिर सी बात है कि वो इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं कि शव को मुक्तिधाम में ले जाया जाए, वो अपने गृहग्राम में ही ले जाना चाहते हैं। परिजनों की समस्या रहती है। अब रही बात ग्रामीणों की, तो जो ग्रामीण है इलाके के वो दहशत ज़दा है। सबसे जरूरत जो है वो इस बात की कि जागरूकता करने की लोगों की। जिस तरह से कोरोना को लेकर के जागरूक किया जा रहा है, लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समय की चीजें बताई जा रही हैं, तो अब जरूरत इस बात की भी है कि जब इस तरह की कोई मौत होती है तो कम से कम इंसानियत के नाते एक फर्ज अदा करते हुए उनको सम्मान के साथ दफनाया जाए। इस तरह की जो भ्रांतियां हैं समाज में फैली हुई हैं बस्तर में खास तौर पे, उसे दूर करने की बहुत ज्यादा अभी जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो इन भ्रांतियों से दूर रहने की जरूरत है और लोगों को खुद समझना होगा कि परिजनों के भी एक भाव जुड़ा होता है अपने घर के सदस्य जिसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद ऐसा जब वाकया सामने आता है तो वाकई में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। उज्जैन में जहरीली शराब से मौत हुई मामले में, और इस मामले में बिसरा रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला की माने तो भेजे गए सभी 12 सैंपलों में एथेनॉल और मेथेनॉल की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार बिसरा और अल्कोहल को जहरीला तत्व पाया गया है। इसमें विशेषज्ञों की माने तो मेथेनॉल इतना घातक होता है कि इसको 10 ml मात्रा से ही मनुष्य अंधा हो सकता है। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि मेथेनॉल बनाने के लिए सभी आरोपियों ने कहां-कहां से स्प्रिट और अन्य रासायनिक पदार्थ खरीदे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत परीक्षण के लिए 12 सैंपल भेजे गए थे, 12 व्यक्तियों के भेजे गए थे, और वो सभी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास आ चुकी हैं। उसमें एथेनॉल और मेथनॉल नामक पदार्थ, जो एल्कोहल और मेथनॉल भी एक उसी की क्वालिटी, और मेथनॉल थोड़ा जहरीला होता है, वो आ गया है और उसकी पुष्टि एफएसएल के रिपोर्ट में हुई है। और रायपुर से खबर है जहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी में एक और मामला दर्ज हुआ है। खरोरा के युवक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। महिलाओं और बच्चों के अश्लील वीडियो अपलोड करता था। खरोरा थाने में मामला दर्ज हुआ है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये युवक कितने वक्त से ऐसी हरकत कर रहा है और किन किन लोगों के कहां पे इसने किस तरीके से पूरा जाल बिछाया हुआ है और किस तरीके से ये महिलाओं के और बच्चों के अश्लील वीडियोज और फोटोज बनाता है और उसे अपलोड करता है। तो खरोरा का रहने वाला आरोपी युवक बताया क्या है। रायपुर से बड़ी खबर, अश्लील वीडियो अपलोड करता था, महिलाओं के और बच्चों की पोर्नोग्राफी का नया मामला सामने आया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में और साथ ही आरोपी युवक के साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं, कहां-कहां पर इनका जाल है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित है या फिर और भी राज्यों से इसके साथ जुड़े हुए हैं, तमाम ऐसे मामले हैं जिसकी जांच पुलिस अब कर रही है। तो वहीं रायपुर में शिकायतें मिली और ये आरोपी युवक, ऐसी भी जानकारी है कि अश्लील वीडियो और फोटोज अपलोड करने के दौरान
ब्लैकमेलिंग भी करता था, पैसों की मांग भी होती थी। और अब पूरे मामले का खुलासा जब हुआ है तो आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल कर रख देती है। एक और जहां प्रदेश में कोरोना के मरीज आए दिन मिल रहे हैं और ऐसे में मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पा रही है। लेकिन दूसरी तस्वीरों में देखिए कैसे एम्बुलेंस से सामान की ढुलाई हो रही है। ये तस्वीर बेमेतरा के जिला अस्पताल की है, जहां जितने एम्बुलेंस चल रहे हैं उससे ज्यादा एम्बुलेंस खराब पड़े हैं। यह एम्बुलेंस को मालवाहक वाहन बना दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने कोविड-19 से जुड़े सारा सामान जैसे कंबल, सैनिटाइजर की धुलाई के लिए रख दिया गया। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी सीएमएचओ और सिविल सर्जन भी जिले के एम्बुलेंस का उपयोग करके कलेक्ट्रेट में मीटिंग में आने के लिए उपयोग करते हैं, जिसको लेकर कई बार कलेक्टर की ओर से फटकार भी लगाई जा चुकी है। तो वहीं भारी वाहनों की धुलाई के लिए अधिकारी कलेक्टर के आदेश होने का हवाला भी देते रहते हैं और इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। तो आप देखिए, चौंकाने वाली बात है, मरीजों के लिए एम्बुलेंस होती है, मरीजों को मिलती नहीं है। आपने देखा होगा पहले कई बार न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई है कि एम्बुलेंस सही वक्त पर ना पहुंचने की वजह से महिलाओं का प्रसव आधे रास्ते में ही हो जाता है। महिलाएं अस्पताल नहीं पहुंच पाती है। सीरियस कंडीशन में जो मरीज होते हैं वो अभाव में इलाज के अभाव में उनकी जान चली जाती है। और आप ये तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में तो एम्बुलेंस खराब पड़ी हैं और जितनी चल भी रही हैं उनसे माल ढुलाई होती है। जानकारी है कि सिविल सर्जन, सीएमएचओ जब भी कलेक्ट्रेट मीटिंग के लिए जाते हैं तो वो बीसी का उपयोग करते हैं। आप अंदाजा लगाइए, सरकारी नौकरी उसके बावजूद एम्बुलेंस, जो कि जनता का हक है, जनता के लिए एम्बुलेंस आती है, भारी भरकम इसके लिए बजट होता है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी जितनी एम्बुलेंस चलती है उसमें भी अच्छी खासी रकम दी जाती है। उसके बावजूद इसमें अब माल ढुलाई हो रही है। इसमें कोई केयर के लिए ब्लैंकेट वगैरह है और कुछ मेडिसिन है। सारा सामान होगा इसमें पूरा भरा हुआ है? पूरा भरा है। तो ये कितने दिन से आ रहा है सामान? सामान तो मैं अभी 3 दिन हुआ जाने के, और मेरे को पता नहीं है। इसी से आ रहा है सारा सामान? पता नहीं है। इसमें ये सामान अभी ला रहे हैं ना, वो इसी में आया। तो ये एम्बुलेंस में सामान ला रहे हो आप लोग? एम्बुलेंस मरीजों के लिए कि सामान लाने के लिए? अब उसके लिए ऊपर वाले ही बता पाएंगे। ऊपर वाले सर लोग बोले हैं। सामान की ढुलाई नहीं की है। मुख्य तौर पर जो दिव्यांग हमारे हितग्राही यहाँ आने वाले थे उनके लिए हमें तत्काल समाज कल्याण विभाग से बेमेतरा से ट्राइसिकल उनको दी जानी है, तो उसे तो हमने एम्बुलेंस का उपयोग किया है और सामान की ढुलाई के लिए इसका उपयोग नहीं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में राजभवन और कांग्रेस सरकार के बीच तनातनी कम होती नहीं लग रही है। कुलपति की नियुक्ति से लेकर आदिवासियों के हक को लेकर तनातनी के बाद नया विवाद विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने को लेकर छिड़ चुका है। सोमवार को राज्य सरकार ने राज्यपाल से अक्टूबर 27-28 को सत्र बुलाने की अनुमति मांगी, लेकिन राज्यपाल ने संबंधित फाइल को वापस करते हुए राज्य सरकार से पूछा सत्र बुलाने का कारण क्या और किन बिंदुओं पर सदन में चर्चा के लिए राज्य सरकार को सत्र बुलाना पड़ रहा है। और राज्य सरकार ने इसी बीच राजभवन को लिखित में जवाब भेज दिया है। सूत्रों ने न्यूज़ 18 से कहा कि सरकार ने राजभवन को लिखित में बता दिया है कि जो केंद्र सरकार ने कृषि कानून बनाया है वो राज्य के किसानों के हितों में नहीं है और इसलिए राज्य सरकार किसानों के हित के लिए विशेष कानून बनाना चाहती है और यही कारण है कि अब सत्र बुलाने की जरूरत आन पड़ी है, जिसमें नए कृषि कानून को लेकर चर्चा हो सके और नया कृषि कानून प्रदेश में लाया जा सके। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार है उसे विधानसभा बुलाने से राज्यपाल नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी राज्यपाल ने कुछ क्वेरी की है तो उसके जवाब बना के हम पहले भेज देंगे। और यदि उसके बाद भी, मैं समझता हूं कि उसके बाद भी अनुमति नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। अनुमति मिलनी चाहिए और यदि नहीं मिलता तो आप और हम साथ हैं, आगे चर्चा कर लेंगे। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग से विशेष सत्र रोकने की मांग की है। कहा है कि सरकार नीतिगत फैसला लेकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।
सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, किसानों के लिए बना कानून पूंजीपतियों के लिए है। केंद्र सरकार कृषि विरोधी कानूनों से मंडी खत्म करना चाहती है, किसानों को खत्म एमएसपी खत्म करना चाहती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बंद करना चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसे स्थिति में हम किसानों के हित में छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर प्लांट लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि यदि हिंदुस्तान में इसका उत्पादन होगा तो विदेशी धन बचेगा, अनाज सड़े उसके बजाय एथेनॉल बन जाए, किसानों को रेट मिलेगा, नए उद्योग खुलेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने धान से एथेनॉल बनाने फैक्ट्रियों से एमओयू कर लिया है, प्लांट लगाने जमीन तलाश की जा रही है और अगले साल तक काम शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार, उनके मंत्री भाजपा भले ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो थपथपा लें, लेकिन सच तो यह है कि हमने प्रयास किया। फरवरी 2019 से हमने प्रयास किया और हमने निरंतर 1.5 साल प्रयास किया, इसमें हमें सफलता मिली है। कृषि कानून ये दरअसल कृषि कानून नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों को लाभ देने का कानून है। पहली बार ये हुआ है कि किसी भी राजनीतिक दल ने, न ही किसी किसान संगठन ने यह मांग की है कि कृषि कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। लगातार हम लोग कोशिश करते रहे और हमने भाई भारत सरकार को पत्र लिखा कि भाई हमको पेडी से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। जब आप चावल हमारा नहीं खरीद रहे हो, धान हमारा नहीं खरीद रहे हो, हमको अनुमति दे दो ना भाई, हम खरीदेंगे और हम क्या उपयोग करेंगे, इसकी भी अनुमति आप नहीं देंगे। फरवरी 2019 से हमने प्रयास किया, आज अक्टूबर 2020 है। इस 1.5 साल के अंतराल में हमको सफलता मिली। ये हमारे लगातार निरंतर प्रयास करने से ये संभव हुआ है। तो वहीं इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा। सीएम ने डॉक्टर रमन सिंह को हारा हुआ सेनापति कहा। वहीं बैकडोर से शासन चलाने के प्रयास नहीं करने की बात कही। सीएम ने कहा कि बीजेपी 14 सीटों में सिमट गई है, हार चुकी है, हार को स्वीकार करना चाहिए। राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा केंद्र बिंदु नहीं बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार चुकी है। रमन सिंह हारे हुए सेनापति हैं। 15 साल राज करने के बाद 15 सीट में सिमट गए, उपचुनाव हुए तो 14 सीट में आ गए हैं। अब उसका हार स्वीकार करना चाहिए। बैकडोर से शासन चलाने की कोशिश उसको नहीं करना चाहिए। रमन सिंह की वो सारी बातें उसको याद आ रही है। रमन नहीं ये रावण है, बर्बादी का कारण, नारा लगते थे ना, वो सारी बातें उसको स्मृति में फिर से आ रहे हैं। खाली बैठे हैं तो सारी बातें, पुरानी बातें घूम रही है तो उसी बोल देते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां युवक की वाटरफॉल में डूबने से मौत हो गई। पिकनिक मनाने गया था युवक, सेल्फी लेते समय फिसला पैर और सीपत खूंदरा वाटरफॉल की यह पूरी घटना सामने आई है। हालांकि इस वक्त देखा जा रहा है कि जब भी पिकनिक मनाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लापरवाही करते हैं। बारिश लगातार होने की वजह से पत्थरों में काई जम जाती है, पैर फिसलता है और बड़ा हादसा हो जाता है। बार बार ये चेतावनी दी जाती है कि आप बारिश के समय कहीं ना जाएं। लगातार बारिश के चलते फिसलन भरी चट्टान होने की वजह से कई सारी घटनाएं सामने आई हैं और ऐसे ही कुछ मामला सामने आया, जहां पिकनिक मनाने युवक गया हुआ था, अचानक से पैर फिसला। सेल्फी लेते समय यह हादसा हुआ है। पैर फिसलने की वजह से पानी में गिरते हुए उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। बात बड़वानी के बिजासन घाट पर पुलिस चौकी के सामने ट्रेलर में अचानक से आग लग गई। ड्राइवर ने ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी के चालक के अनुसार पहले बैटरी में ब्लास्ट हुआ, फिर धीरे धीरे आग राजमार्ग क्रमांक 3 पर स्थित बिजासन पुलिस चौकी के सामने। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के सैन डियागो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में ये घोषणा की गई है। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडियरी
कंपनी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में से जल्द लॉन्च किया जा सके। आने वाले दिनों में भारत में यूजर्स 1 Gbps तक की स्पीड का लुत्फ उठा पाएंगे। करीब 3 महीने पहले ही 15 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्री की आम सभा में मुकेश अंबानी ने 5G टेक्नोलॉजी के इजाद की घोषणा की थी। घरेलू संसाधनों का इस्तेमाल कर विकसित की गई इस तकनीक को देश को सौंपते हुए मुकेश अंबानी ने कहा था कि 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध होते ही रिलायंस जियो 5G तकनीक की टेस्टिंग के लिए तैयार है और 5G तकनीक की सफल टेस्टिंग के बाद इस तकनीक के निर्यात पर रिलायंस जोर देगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।